हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 4 और 6 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक सेकंड पॉलिसी इश्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 2 के, यानी कि लेसन नंबर 6 है वैसे तो ये, पर यूनिट वाइज जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो यूनिट नंबर 3 का लेसन नंबर 2 है और ये है इस सीरीज का आखिरी लेसन जिसको हम डिस्कस कर रहे थे। तो यूनिट नंबर जो हमारा 3 है जो क्या था, इश्यूज इन ओपन इकोनॉमी के, ओपन इकोनॉमी किस तरह के इश्यूज आते हैं उस हमने काफी टॉपिक डिस्कस किया। इसका लेसन नंबर 1 भी डिस्कस किया। लेसन नंबर 2 में हम बात कर रहे थे एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में कि एक्सचेंज रेट क्या होता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप देखने को हमें मिलती है। जहां पे मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुका हूं जहां पे हमने ये चीज डिस्कस की कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, यानी कि इस चैप्टर की इंट्रोडक्शनल वीडियो। दूसरा हमने डिस्कस किया कि भाई एक्सचेंज रेट होता क्या है। तो आज की वीडियो में हमें कवर करना है कि एक तो पहली बात कि एक्सचेंज रेट टाइप कौन कौन से हैं, जैसे कि एक हमारे पास क्या होता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट, दूसरा क्या होता है रियल एक्सचेंज रेट, और इनके बीच में रिलेशनशिप कौन सी देखने को हमें मिलती है। लेकिन ये मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो के आखिरी में, क्योंकि मैं ये टॉपिक ऑलरेडी कवर करवा चुका हूं इसी सीरीज के अंदर, पिछली वीडियोस के अंदर, यानी कि पिछले चैप्टर्स के अंदर जहां पे ये यूज हुआ था। तो उन बच्चों का टाइम वेस्ट हो जाएगा खामखा। तो भाई जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है टॉपिक वो तो पढ़ लेना इस वीडियो के आखिरी में। लेकिन हम जो शुरुआत करने वाले हैं जिस टॉपिक से वो क्या है, परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब क्या होता है, यानी कि पीपीपी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कई कॉमर्स के बारे में समझ लेंगे क्या बोलते हैं उसे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये वो नहीं है। ये हमारे पास क्या है, इकोनॉमिक्स का टॉपिक है परचेजिंग पावर पैरिटी। तो चलो इसको डिस्कस करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसे मैं करवा चुका हूं इसे और भी सीरीज में, लेकिन इस सीरीज के लिए पहली बार हो रहा है। तो इट इज अ कंसेप्ट दैट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस कैन इन्फ्लुएंस एक्सचेंज रेट। तो ये वो कंसेप्ट है जो हमें ये समझने में हेल्प करता है कि जो दूसरे गुड्स के, ठीक है, यानी कि जो गुड्स के और सर्विस के प्राइस होते हैं वो कहीं ना कहीं एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस तो करते हैं, पर किस रेट पे इन्फ्लुएंस करते हैं वो हमें समझाता है परचेजिंग पावर पैरिटी बिटवीन कंट्रीज, लेकिन दो कंट्रीज के बीच में। तो इट सजेस्ट दैट इन लॉन्ग रन, मतलब ये हमें ये बताता है कि इन लॉन्ग रन प्राइसेस ऑफ आइडेंटिकल गुड्स, की जो प्राइसेस आइडेंटिकल गुड्स के शुड बी सिमिलर अक्रॉस कंट्री, वो अलग कंट्रीज के बीच में सिमिलर होनी चाहिए व्हेन मेजर्ड इन अ कॉमन करेंसी। जब इन्हें कॉमन करेंसी मेजर करते हैं तो थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूं इस चीज का। कई लोग बोलते हैं कि यूएसए जो है वो काफी महंगी कंट्री है, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, एकोमोडेशन ज़्यादा पैसा खर्च होता है, इंडिया कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो सकता है। ऐसा ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हाँ है महंगा, बट जैसा लोगों ने हवा बना रखा है ना कि यार इतना महंगा मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई एक बात समझो, अगर मान लो मैं बोलूँ कि इंडिया में एक बिस्किट का पैकेट 10 रुपये का मिलता है ना, 10 रुपये का, तो क्या वो अमेरिका में जाके $10 का हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो जिन लोगों का ये वहम चल रहा था ना आज तक, वो मैं यहाँ पे मिटा दूंगा कि भाई जरूरी नहीं है कि कोई चीज इंडिया में अगर 10 रुपए की मिल रही है तो वो वहां पे जाके $10 की मिलेगी। अब सोच रहे हो क्या बोल रहे हो, यहाँ पे कोई चीज 10 रुपए की मिल रही है और वहां पे कितनी मिल रही है, $10 की। $10 का मतलब होता है मेरे भाई मिनिमम 800 रुपए। अगर मैं 80 रुपए भी डॉलर की वैल्यू निकालता हूँ इंडियन रुपीज में, ठीक है, कि $1 बराबर है 80 रुपए के, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं वहां पे बिस्कुट 800 रुपए का मिल रहा है। तो वहां तो लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे यार। 800 रुपए का बिस्कुट, एक ब्रेड का पैकेट 800 रुपए का, यहाँ पे 800 रुपए तो भाई 2 दिन चल जाते हैं खर्च करते वक्त, वहां पे सिर्फ बिस्कुट आएगा 800 रुपए का। ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका एक और बेहतरीन एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करो इंडिया में कोई टी शर्ट लेने गए, आपको कोई शर्ट पसंद आई अच्छी सी, है ना, आप गए कि भैया तो मैं शर्ट लेके आऊंगा, ठीक है, तो आप शर्ट लेने गए वहाँ पे, तो आप गए जारा में शॉपिंग करने, तो आप जारा में गए तो भैया जारा में आपको 800 रुपये की शर्ट नजर आई, तो मिलेगी नहीं, मजाक कर रहा हूँ ऐसी, है ना, आपको 800 रुपये की शर्ट पसंद आई, ठीक है, सपोज करते हैं 8,000 की शर्ट पसंद आई, तो ये मान लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो अब इस 8,000 का मतलब ये थोड़ी ना है कि अमेरिका में ये $8,000 का मिलेगा। अमेरिका में मिल सकता है मेरे हिसाब से, आप ये मान लो कि अमेरिका में मान लेते $100 में मिल जाएगा, $100 में मिल जाएगा, ठीक है। तो इस $100 का मतलब भी क्या है, 8,000 रुपए। अगर हम मान लेते हैं कि $1 की वैल्यू 80 रुपए है, तो $100 का मतलब क्या है, 8,000 रुपए, और यहाँ पे 8,000 रुपए खर्च कर रहे हैं। तो ये चीज है यहाँ पे, तो दोनों करेंसी क्या होती है, हमारी इक्वल हो जाती है। तो यही चीज हमारा परचेजिंग पावर पैरिटी बोलता है कि परचेजिंग पावर कभी भी करेंसी के अकॉर्डिंग डिटरमाइन नहीं होती। हम ये नहीं बोलेंगे कि अगर हमें इंडियन रुपीज में इतना पैसा खर्च करना पड़ रहा है तो हम डॉलर्स में भी इतना सेम पैसा ही खर्च करेंगे किसी दूसरी कंट्री में जाके, या फिर वो लोग इतना खर्चा करते होंगे। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि अगर इंडिया में 40,000 रुपए या फिर 50,000 रुपए में लोग जो है वो अच्छी मतलब ठीक ठाक लाइफ जी लेते हैं, मिडिल क्लास फैमिली जो है सर्वाइव कर लेती है 50,000 60,000 रुपए में मंथली में, है ना। क्योंकि आप सोच के देखो कि इंडिया में कई लोग जो है, कई लोग आदमी जो 1% में आता है अगर वो उसकी मंथली इनकम 1 लाख रुपए के आसपास हो तो,
ठीक है। तो माने तो भाई 50-60 हज़ार रुपये में लोग जो है सर्वाइव कर सकते हैं, तो क्या अमेरिका में लोगों को 50-60 हज़ार डॉलर चाहिए होंगे? अरे नहीं, 50-60 हज़ार डॉलर बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। तो इतना मंथली जो है वहाँ पे एक लग्जरियस पर्सन का खर्च करता होगा, जिसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसा हो, बहुत ज़्यादा अमीर हो, ठीक है। तो वो चीज़ अब आगे समझते हैं। तो ये बात मैंने यहाँ पे की कि ये जो है ना परचेजिंग पावर पैरिटी ये सजेस्ट करता है दैट इन लॉन्ग रन प्राइसेस ऑफ आइडेंटिकल गुड्स के जो आइडेंटिकल गुड्स है, जो एक जैसे गुड है, जैसे मैंने एक बार बिस्कुट को कंपेयर किया, एक बार टी शर्ट को कंपेयर किया, तो आइडेंटिकल गुड्स के जो प्राइस शुड बी सिमिलर अक्रॉस कंट्रीज व्हेन मेजर्ड इन अ कॉमन करेंसी। तो पीपीपी थ्योरी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लॉ ऑफ वन प्राइस। तो जो पीपीपी थ्योरी है उसको हम प्राइस को डिराइव करते हैं, विच स्टेट्स दैट इन कॉम्पिटिटिव मार्केट्स के जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है आइडेंटिकल गुड्स शुड हैव सेम प्राइस इन डिफरेंट लोकेशंस। आइडेंटिकल गुड्स का सेम प्राइस होना चाहिए एक मतलब डिफरेंट लोकेशंस के अंदर, आफ्टर एडजस्टिंग एक्सचेंज रेट, उनके एक्सचेंज रेट को एडजस्ट करने के बाद, ठीक है। तो अगर हम एक्सचेंज रेट को यहाँ पे एडजस्ट किया, ठीक किया उसे, तो उसके हिसाब से जो गुड्स थे उनका प्राइस दोनों जगह क्या था, आइडेंटिकल था। यानी कि जो गुड्स का प्राइस इंडिया में चल रहा है वही अमेरिका में भी चल रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, उसको भी हम नीचे यहाँ डिस्कस करेंगे भी, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी बोलते हैं। तो इट इज बेस्ड ऑन आइडिया दैट इन अब्सेंस ऑफ ट्रेड बैरियर्स, यहाँ पे ये एक आइडिया हो जाता है कि अगर ट्रेड बैरियर्स अब्सेंट है, अब ट्रेड बैरियर का अब्सेंस होने का मतलब ये होता है कि ट्रेडिंग के ऊपर कोई बैरियर्स नहीं है। ट्रेडिंग के ऊपर सबसे बड़ा बैरियर होता है टैरिफ, टैक्स, कस्टम्स, ठीक है। तो टैरिफ सबसे बड़ा बैरियर होता है। जैसे आपने देखा होगा अभी बीच में न्यूज़ में काफी पॉपुलर था कि अमेरिका ने टैरिफ लगाने शुरू कर दिए हैं डिफरेंट कंट्रीज के ऊपर, क्योंकि टैरिफ ज़्यादातर गवर्नमेंट इसलिए यूज़ करती है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो इंडिया ने फॉरेन गुड्स के ऊपर टैरिफ्स लगा रखे हैं, तो उसका एक मेन रीज़न क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो जो टैरिफ लगाने के बाद उन गुड्स के प्राइस बढ़ जाएंगे। जब उन गुड्स के प्राइस बढ़ जाएंगे तो हमारे डोमेस्टिक कंट्री के लोग यानी कि हमारे डोमेस्टिक रेसिडेंट्स को, ठीक है, हमारे इंडिया के रेसिडेंट को वो चीज़ें महंगी पड़ेंगी तो डिमांड कम कर देंगे, जिस तरीके से वो कहीं ना कहीं शिफ्ट होंगे हमारे डोमेस्टिक कंट्री के गुड्स की तरफ। तो ये जो तरीका होता है ना गवर्नमेंट का तरीका होता है अपने डोमेस्टिक बिजनेस को इकोनॉमी में बचा के रखने का और फॉरेन इंपोर्ट को कम करने का, कि हम जो है कहीं ना कहीं फॉरेन इंपोर्ट पे कम से कम डिपेंडेंट हैं। तो ये जो थ्योरी है तो इट इज बेस्ड ऑन आइडिया दैट अब्सेंस ऑफ ट्रेड बैरियर्स एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। जब हम ट्रेड बैरियर्स को अब्सेंट मानते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती नहीं है। द प्राइसेस ऑफ गुड्स शुड बी सेम, जब जो प्राइसेस हैं गुड्स के वो सेम होने चाहिए, मेजर्ड इन अ कॉमन करेंसी, और जब हम उसे कॉमन करेंसी मेजर करेंगे तो देयर आर टू वर्जन्स ऑफ पीपीपी। तो यहाँ पे हमारे पास दो वर्जन्स हमें पढ़ने हैं पीपीपी के अंदर, यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी के अंदर। एक तो हमारा हो गया एब्सोल्यूट परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है। दूसरा क्या होता है, रिलेटिव परचेजिंग पावर पैरिटी। तो दो परचेजिंग पावर पैरिटी है। एक समझते हैं एब्सोल्यूट पीपीपी का मतलब क्या होता है। तो एब्सोल्यूट का मतलब ही क्या होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट इसको हम बोल सकते हैं। तो एब्सोल्यूट पीपीपी सजेस्ट दैट एक्सचेंज रेट बिटवीन टू करेंसीज। तो ये कहीं ना कहीं कंपेयर करता है कि दो करेंसीज के बीच में एक्सचेंज रेट कैसा चल रहा है, शुड इक्वलाइज प्राइजेस ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स। तो यानी कि ये जो है ये कहीं ना कहीं प्राइजेस को सेम कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज इन दोज कंट्रीज इफ द एक्चुअल एक्सचेंज रेट डेविएट्स फ्रॉम दिस वैल्यू। लेकिन अगर एक्चुअल एक्सचेंज रेट उस वैल्यू से डेविएट करती है, चेंज होती है, तो इट इंप्लाइज दैट करेंसी आर ओवर वैल्यूड या फिर अंडर वैल्यू। तो या तो कंट्री की वैल्यू, कंट्री की जो करेंसी जो है उसकी जो वैल्यू है वो ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है। थोड़ा इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं एक बार। ऐसे मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया, सपोज करो इंडिया के अंदर किसी की सैलरी जो है मैं मान लेता हूं कि 40,000 रुपये है, 40,000 रुपये है, तो हमने ये मान लिया। तो अगर वही ये जो सेम पर्सन है, अगर मैं मानता हूं कि वो 40,000 में कुछ गुड्स खरीद पा रहा है, कुछ सर्विस बाय कर पा रहा है, उसे यही सर्विसेज अमेरिका में जाके बाय करनी है, और हम मान रहे हैं कि दोनों जगह जो है वो प्राइसेस जो है वो आइडेंटिकल गुड्स के सेम है, तो क्या उसे $40,000 की जरूरत पड़ेगी? नहीं। अकॉर्डिंग टू परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है, तो उसको कितना पैसा चाहिए होगा? अगर $40,000 की बात मैं यहाँ पे करता हूँ तो उसको चाहिए होगा हमारे पास यहाँ पे कितना पैसा चाहिए होगा, अगर मैं देखूँ तो
$500 है ना, $500 से चाहिए होगा अप्रोक्सीमेट। थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस मिलेगा, $500 मान के चलते हैं, क्योंकि अगर मान लो $1 की वैल्यू 80 रुपये है तो 80 × 500, 8 × 40, 40,000 रुपये उसके पास हो गए। तो अगर उसे इंडियन करेंसी में 40,000 रुपये चाहिए तो उसे वहां पे अगर वो सेम गुड्स सेम सर्विसेज इंजॉय करने तो उसके लिए $500 क्या है, सफिशियंट है। यानी कि $500 में वो सेम गुड्स सेम सर्विसेज को सेम बेनिफिट्स को एंजॉय कर पाएगा। यही यहाँ पे कंसेप्ट था एब्सोल्यूट परचेजिंग पावर पैरिटी का। लेकिन अगर सपोज करो अगर वो नहीं कर पाता, इस बात का मतलब क्या है कि या तो हमारी करेंसी जो है वो ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है। मतलब हो सकता है कि कई बार हम $500 में ज्यादा गुड्स और ज्यादा सर्विस कंज्यूम कर पाए, तो इसका मतलब क्या है कि यूएससी की जो करेंसी है वो क्या है, अंडर वैल्यू है। और अगर हम यहाँ पे ज्यादा सर्विस और कम सर्विसेज एंजॉय कर पाएंगे यानी कि हमारी करेंसी अंडर वैल्यू है। तो ये जो चीजें है ना, तो हमारी कंट्री ओवर वैल्यू हो सकती है और सॉरी हमारी करेंसी ओवर वैल्यू हो सकती है, अंडर वैल्यू हो सकती है इस पॉइंट के हिसाब से। अगर इक्वल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर इक्वल नहीं है तो होगी वो ओवर वैल्यू या फिर अंडर वैल्यूड। अब समझते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, रिलेटिव परचेजिंग पावर पैरिटी। यानी कि रिलेटिव परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है, तो रिलेटिव पीपीपी फोकसेस ऑन द चेंजेस इन एक्सचेंज रेट एंड इन्फ्लेशन रेट। तो जो रिलेटिव परचेजिंग पावर पैरिटी है वो यहाँ पे फोकस करता है एक तो चेंजेस इन एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट में किस प्रकार का चेंज आ रहा है, दूसरा इन्फ्लेशन रेट में किस प्रकार का चेंज आ रहा है बिटवीन टू कंट्रीज, दो कंट्रीज के बीच में। यानी कि दो कंट्रीज में एक्सचेंज रेट किस प्रकार से काम कर रहा है और इन्फ्लेशन रेट किस प्रकार से काम कर रहा है। इट सजेस्ट दैट चेंज इन एक्सचेंज रेट शुड रिफ्लेक्ट डिफरेंस इन इन्फ्लेशन रेट। तो ये भी बताता है कि अगर एक्सचेंज रेट में कोई किसी प्रकार का चेंज आया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन रेट के अंदर भी चेंज देखने को हमें मिलेगा बिटवीन द कंट्रीज। इफ वन कंट्री has a higher inflation rate than another अगर मान लो किसी भी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन रेट किसी दूसरी कंट्री से ज्यादा है तो इट्स करेंसी डेप्रिशिएट, तो उसकी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है। मतलब अगर मान लो कि इसलिए हम क्या बोलते हैं कि अगर इंडिया के अंदर कभी इन्फ्लेशन ज्यादा हो रहा है इसका मतलब क्या है कि हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं गिर रही है, पहले से हम इकोनॉमिकली खराब होते जा रहे हैं। यानी कि ना तो इकोनॉमिकली इन्फ्लेशन अच्छा होता कभी भी, ना ही डिफ्लेशन होता। तो अगर इन्फ्लेशन हो रहा है इसका मतलब क्या है कि हमारी कंट्री की जो करेंसी है डेप्रिशिएट हो रही है रिलेटिव टू अदर कंट्रीज करेंसी, दूसरी कंट्री करेंसी के कंपैरिजन में। मेंटेन पीपीपी, ठीक है। तो ये सब था हमारा पीपीपी का कंसेप्ट। तो उम्मीद है आपको परचेजिंग पावर पैरिटी समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसको सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब वो बच्चे इस वीडियो को यहाँ से स्किप कर सकते हैं जिन बच्चों ने ऑलरेडी एक्सचेंज रेट के दो टाइप यानी कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट और रियल एक्सचेंज रेट पढ़ रखे हैं। जो नहीं पढ़ रखे आओ यहाँ समझते हैं, ठीक है। और जिनको फिर भी पढ़ना है तो अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगी। तो चलो अब समझते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट और रियल एक्सचेंज रेट क्या होता है। ये हमारे एक्सचेंज रेट के दो टाइप हैं। उम्मीद है आप सबको एक्सचेंज रेट का पता होगा। एक्सचेंज रेट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि हम एक करेंसी को दूसरी करेंसी से किस रेट पे एक्सचेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे $1 बाय करना है तो मेरे को 85 रुपीज खर्च करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि मुझे $1 के बदले 85 रुपीज देने पड़ेंगे। तो ये क्या हो गया, एक्सचेंज रेट हो गया। तो आप समझते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है। तो अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी यूनिट्स दैट कैन बी यूज्ड टू बाय 1 यूनिट ऑफ अ स्पेसिफिक फॉरेन करेंसी। तो वो अमाउंट जो हमें डोमेस्टिक करेंसी का खर्च करना पड़ेगा क्या लेने के लिए, कैन बी यूज्ड टू बाय 1 यूनिट, सिर्फ 1 यूनिट एक स्पेसिफिक फॉरेन करेंसी खरीदने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 1 यूनिट खरीदनी है डॉलर की, मतलब मुझे अगर $1 बाय करना है तो मुझे 85 रुपीज का खर्चा करना पड़ेगा, उसके बिना मैं उसे बाय नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो ये चीज थी यहाँ पे इंपॉर्टेंट। तो नॉमिनल एप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी, अगर नॉमिनल एप्रिसिएशन आया करेंसी का इन टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ डिक्रीज इन द वेरिएबल, तो हम कह सकते हैं कि नॉमिनल एप्रिसिएशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो करेंसी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और अगर नॉमिनल एप्रिसिएशन आया किसी भी करेंसी का तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रोथ इन दिस वेरिएबल। तो ये जो वेरिएबल है यानी कि एक सिंपल सी बात है, दोबारा बताया हूं, अगर एक नॉमिनल एप्रिसिएशन आ रहा है इसका मतलब क्या है, ऑफ द करेंसी इस टर्म टू यूज टू डिस्क्राइब अ डिक्रीज इन दिस वेरिएबल, तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। और अगर नॉमिनल डेप्रिसिएशन आ रहा है ऑफ करेंसी इज ग्रोथ इन दिस वेरिएबल, तो इस वेरिएबल में क्या आ जाएगी, ग्रोथ आ जाएगी। तो ये चीजें हमारे पास यहाँ पे देखने को हमें मिलती है, ठीक है। जैसे मैं आपको इस चीज को समझा सकता हूँ थोड़े से। अगर मान लो
अगर मैं बोलता हूँ कि $1 की वैल्यू 90 रुपये चली गई, तो मैं क्या बोलूँगा, हमारी जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट हुई है या एप्रिशिएट हुई है? डेप्रिशिएट हुई है ना। जैसे मैंने बीच में कई बार एग्जांपल दिया था कि हमारे मोदी जी जो हमारे करंट प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, वो ये कह रहे थे कि हम जो है डॉलर को रुपीज़ के को बराबर ले आएंगे, यानी कि $1 1 रुपये के बराबर ट्रेड होगा, हम वो टाइम ला देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। करेंसी जो डॉलर है वो लगातार स्ट्रॉन्ग होती जा रही है और उसकी वैल्यू लगातार जो है हर साल के साथ एप्रिशिएट ही होती जा रही है, ठीक है। तो $1 बराबर अगर 90 रुपये होगा तो होगा डेप्रिसिएशन। लेकिन मान लो वही $1 बराबर आ गया 80 रुपये के, तो ये क्या हो जाएगा, हमारी करेंसी का एप्रिसिएशन। तो उसकी बात हमने यहाँ पे की, ठीक है। तो वो लग रहा है कि हमारे यहाँ रेट बढ़ गए हैं या फिर यहाँ पे रेट कम हो रहा है, इसका मतलब एक्चुअल हमारी कंट्री की जो करेंसी है वो राइज कर रही है, फिर एप्रिशिएट हो रही है। और यहाँ पे 90 रुपये होने का यानी कि बढ़ने के बावजूद भी हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे हमारी डेप्रिसिएशन हमें देखने को मिल रहा है हमारी करेंसी के अंदर। अब चलते हैं रियल एक्सचेंज रेट की तरफ। तो रेशियो ऑफ डोमेस्टिक प्राइस, जो रेशियो डोमेस्टिक प्राइस का लेवल टू प्राइस लेवल अब्रॉड, किसके प्राइस लेवल से? अब्रॉड के प्राइस लेवल से। एक तो हो गया, एक तरफ हो गया हमारा डोमेस्टिक प्राइस का रेशियो, किसके साथ? अब्रॉड के प्राइस लेवल के साथ, वेयर फॉरेन प्राइस लेवल इज कन्वर्टेड इनटू डोमेस्टिक करेंसी, जहां पे हम फॉरेन प्राइस लेवल को डोमेस्टिक करेंसी के अंदर देखते हैं यूनिट्स यूजिंग करंट नॉमिनल एक्सचेंज रेट, वो भी करंट नॉमिनल एक्सचेंज रेट को यूज करके। तो ये सिंपल सा हमारा फॉर्मूला बनता है R इज इक्वल्स टू, यानी कि रियल एक्सचेंज का फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, E इंटू पी स्टार डिवाइड बाई P। तो फिर P स्टार क्या होता है? स्टैंड फॉर इंटरनेशनल प्राइस लेवल, कि इंटरनेशनल प्राइस लेवल क्या चल रहा है। P for domestic price level, appreciation refers to a decline in real exchange rate। हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि appreciation अगर हो रहा है तो decline in real exchange rate, तो यहाँ पे real exchange rate क्या हो जाएगा, decline कर जाएगा। ध्यान रखना, अगर इस चीज में appreciation आता है रियल एक्सचेंज रेट, जो हमारा अगर रियल एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो एप्रिसिएशन रेफर्स टू डिक्लाइन इन रियल एक्सचेंज रेट, तो रियल एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, डिक्लाइन कर जाएगा। वेयर एज डेप्रिसिएशन रेफर्स टू राइज, लेकिन अगर डेप्रिसिएशन देखने को मिलता है तो हमारा रियल एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, राइज कर जाएगा, ठीक है। तो इस बात को मैं फिर समझाना चाहूँगा, अगर हमारी करेंसी 80 रुपये पे आती है, यानी कि जब हमारी करेंसी डॉलर्स के मुताबिक कम होती चली जाएगी तो हम क्या बोलेंगे, हम इकोनॉमिकली हमारी करेंसी एप्रिशिएट कर रही है। लेकिन अगर हमारी करेंसी के भाव बढ़ते चले जाएंगे डॉलर के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो हमारी करेंसी की वैल्यू लगातार डेप्रिशिएट करती जा रही है। जैसे आपने अगर पास्ट कुछ शेयर्स देखे होंगे तो कभी ऐसा भी टाइम था जब $1 40 रुपये ट्रेड होता था, 45 पे ट्रेड होता था, 50 पे ट्रेड होता था, 60 पे होता था, आज 80 तक पहुंच गया है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि टाइम के साथ साथ हमारे करेंसी की वैल्यू लगातार डेप्रिशिएट होती जा रही है, इस चीज में एप्रिसिएशन की वजह से। तो वही चीज मैंने यहाँ पे समझाया आपको। तो रियल रेट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स दैट अ गिवन अमाउंट में बी स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज आफ्टर कन्वर्टेड टू फॉरेन करेंसी। तो रियल रेट जो है, यानी कि रियल एक्सचेंज रेट है, वो एक चीज इंडिकेट करता है कि हम कितने टाइम्स खर्चा कर रहे हैं गिवन अमाउंट में बी स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज कन्वर्जन के बाद फॉरेन करेंसी के अंदर, अपोज टू डोमेस्टिकली के हिसाब से। क्योंकि मैंने वही बात पसंद है ना अभी आपको कि हम कहीं ना कहीं करेंसी में खर्च करते हैं 40,000 रुपये, लेकिन अगर वही हम डॉलर में खर्च करने जाएंगे तो वो सिर्फ $500 ही खर्च हम कर पाएंगे। तो वही चीज यहां पे समझा हमने। अब लास्ट पॉइंट समझते हैं, रिलेशन बिटवीन रियल एक्सचेंज रेट एंड नॉमिनल एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो RER का रिलेशन जो होता है NER मल्टीप्लाई में प्राइस ऑफ डोमेस्टिक गुड्स अपॉन में प्राइस ऑफ फॉरेन गुड। तो हाई लो रियल एक्सचेंज रेट, अब समझते हैं कि रियल एक्सचेंज रेट का नेट एक्सपोर्ट से क्या रिलेशन होता है। तो अब ये समझना काफी इंपॉर्टेंट था, मैं वैसे पहले भी समझा चुका हूं। तो अ हाई और लो रियल एक्सचेंज रेट इंप्लाइज दैट फॉरेन गुड्स आर रिलेटिवली चीप एंड एक्सपेंसिव। इसका मतलब क्या है कि अगर रियल एक्सचेंज रेट ज्यादा है तो जो हमारे इंप्लाइज दैट फॉरेन गुड्स आर रिलेटिवली चीप, तो फॉरेन गुड्स क्या हो जाएंगे, हमारे चीप हो जाएंगे। अब एक चीज समझना, अगर रियल एक्सचेंज रेट ज्यादा है तो चीप क्या हो रहा है, फॉरेन गुड्स। इसका मतलब हमारे गुड्स क्या हो रही है,
महंगे, तो क्या हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे उसे फॉरेन मार्केट में? नहीं कर सकते। इसका मतलब नेट एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अगर रियल एक्सचेंज रेट ज़्यादा होता है तो हमारे गुड्स लोगों को महंगे नज़र आएंगे, फॉरेन गुड्स लोगों को सस्ते नज़र आएंगे, तो लोग फॉरेन गुड्स की डिमांड को बढ़ाएंगे, हमारे गुड्स को डिमांड नहीं करेंगे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम एक्सपोर्ट यहाँ पे नहीं कर सकते, हमारा एक्सपोर्ट टाइम के साथ कम होता चला जाएगा। तो RER यानी कि हमारा क्या बना यहाँ पे, वही चीज़ समझाया। तो अ हाई लो रियल एक्सचेंज रेट इंप्लाइज दैट फॉरेन गुड्स आर रिलेटिवली चीप एंड एक्सपेंसिव। तो अगर ये लो होता, इसका उल्टा समझ लेते हैं, अगर एक्सचेंज रेट, रियल एक्सचेंज रेट लो होता तो लोगों को फॉरेन गुड्स क्या लगते हैं? महंगे लगते हैं। फिर हमारे गुड्स में भी क्या होते हैं? सस्ते आते हैं। भाई जब फॉरेन गुड्स लोगों को महंगे लग रहे हैं तो हमारे गुड्स सस्ते लेंगे, डोमेस्टिक गुड्स हमारे गुड्स सस्ते लेंगे तो लोग डिमांड बढ़ा देंगे, तो एग्रीगेट डिमांड हम बढ़ा सकते हैं। तो इस केस में एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती। एंड डोमेस्टिक गुड्स आर रिलेटिवली एक्सपेंसिव एंड चीप। जैसे बात की ना कि अगर ये हाई है, क्या हाई है? हमारा रियल एक्सचेंज रेट, तो हमारे गुड्स लोग एक्सपेंसिव नजर आएंगे, तो लोग डिमांड कम कर देंगे हमारे गुड्स की। लेकिन वहीं अगर हमारे गुड्स अगर रियल एक्सचेंज लो है तो हमारे गुड्स लोगों को चीप नजर आएंगे, चीप नजर आएंगे तो डिमांड बढ़ा देंगे, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा। तो वही चीज मैंने अपने नोट में लिख दी है, इफ रियल एक्सचेंज रेट इज हाई देन डोमेस्टिक गुड्स बीइंग एक्सपेंसिव, तो हमारे गुड्स लोगों को एक्सपेंसिव लगते हैं, देयर वुड बी लेस एक्सपोर्ट, तो हम एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि लोग हमारे गुड्स को नहीं खरीदेंगे महंगे होने की वजह से। फ्रॉम डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड मोर इंपोर्ट, और फिर हमें इंपोर्ट भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इन डोमेस्टिक इकोनॉमी दैट लीड्स टू बी लेस नेट एक्सपोर्ट, जिसकी वजह से हम जो है नेट एक्सपोर्ट हमारा क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा, उसका नेगेटिव भी हो जाए। और नेगेटिव जब होता है जब हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, यानी कि फॉरेन कंट्री की गुड्स पे हम ज़्यादा डिपेंडेंट है, ज़्यादा बाई कर रहे हैं फॉरेन गुड्स को, फॉरेन सर्विसेज को। लेकिन वो जो है, जो फॉरेन कंट्री के लोग हैं वो हमारे गुड्स और सर्विस को कम यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से हमारा नेट एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा? नेगेटिव में चला जाएगा। और इसका उल्टा कब होगा? यानी कि हमारे लिए बेनिफिशियल कंडीशन कब है? जब नेट एक्सपोर्ट क्या हो, सॉरी रियल एक्सचेंज रेट क्या हो हमारे पास यहाँ पे? कम हो। क्योंकि अगर रियल एक्सचेंज रेट कम हुआ तो हम ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को, ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर पाएंगे, जिससे हमारा ट्रेड बैलेंस सरप्लस में रहेगा, है ना। तो ये था हमारा आज की वीडियो का कंसेप्ट। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया है। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसको सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, ठीक है। और वीडियो को भाई शेयर भी कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पे बात करेंगे चैप्टर के नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। मेरे हिसाब से 3-4 वीडियो और बनेगी चैप्टर के ऊपर। मेरे को उम्मीद नहीं थी ये सीरीज इतनी लेंथी चली जाएगी, बट चली गई। और टॉपिक्स कवर करने भी सारे बहुत जरूरी हैं, है ना। कोई भी टॉपिक हम स्किप भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग इस चीज़ को समझोगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। अब जिसको जो उतारना उतार ले, मैं बोर्ड के सामने से। और नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हो।